So now in this example, the set S contains 4 vectors of R cube. Now we are going to see whether this set spans R cube, generate R cube or not. In order to find whether a set generate a certain vector space, what we do, we choose an element from the R cube here, from the vector space, which is R cube here, and we prove that we can write that general element, say x, y, z here, the vector, general vector is this one, x, y, z belongs to R cube. We say that this any vector can be written as a linear combination of the vectors in S. Now we have 4 vectors in R cube. What we do, we write the linear combination as constant time a vector plus another constant time the second vector, another constant time the third vector, and another constant time the fourth vector. What is this now? We can obtain a non-homogeneous linear system from this linear combination. The non-homogeneous linear system which we obtain is this one: a plus b plus c plus 7d is equal to x, and second and third equation. Now the question is whether this non-homogeneous linear system have at least one solution. If this linear system has at least one solution, then we say that we can find the values of constants a, b, c, d. ठीक है? अगर a, b, c, d की values आ जाती हैं, तो we say that the general vector, this one x, y, z, can be written as a linear combination of the given vectors in S, these one. ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि इस नॉन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं. ठीक है? अब ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. हम इसमें डिटर्मिनेंट से चेक नहीं कर सकते कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं. ठीक है? इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे. इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के बाद उसको हम एचलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे या रिड्यूस एचलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे. तो फिर हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं. ठीक है? इट्स सिंपल. अब आई होप यू नो हाउ टू राइट द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स. दिस इज द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स. ठीक है? दिस वन आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हमने लिख लिया, फिर हमने इसको एचलन फॉर्म में रिड्यूस भी कर लिया. आई होप यू नो हाउ टू रिड्यूस अ मैट्रिक्स इनटू एचलन फॉर्म. ठीक है? अच्छा, उसके बाद यहां से आफ्टर राइटिंग द लीनियर सिस्टम from this reduced echelon form, we can solve for a, b, c. लेकिन इसमें देखिए आपके पास इक्वेशंस 3 हैं, वेरिएबल्स 4 हैं, तो हमें एक वेरिएबल फ्री वेरिएबल रखना पड़ेगा. ठीक है? हमने कहा कि वो फ्री वेरिएबल जो है, यहाँ पे ये लीनियर सिस्टम लिखा हुआ है एचलन फॉर्म के बाद. ठीक है? यहाँ से हम देखते हैं कि d, कोई भी एक फ्री वेरिएबल हम d को ले लेते हैं. ठीक है? अब हमने सिर्फ ये चेक करना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं. अगर d को हम कहते हैं कि फ्री वेरिएबल है, तो d की हम एक पर्टिकुलर वैल्यू चूज कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल d की वैल्यू हम 1 चूज कर लें, 10, 0, एनीथिंग. द मोस्ट कन्वीनियंट इज 0. आफ्टर चूजिंग द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 0, हम इसको अगर सॉल्व करें, अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन है, तो तीनों जो अननोन a, b, c हैं, उनकी वैल्यूज आ जाएंगी इन टर्म्स ऑफ x, y, z. ठीक है? और d की वैल्यू हम ऑलरेडी अस्यूम कर चुके हैं कि 0 है. अब इसमें इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है? इन्फिनिट मैनी क्यों एग्जिस्ट करेंगे? d की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2, 3, एनीथिंग. तो d बिलोंग्स टू r. d को हमने फ्री वेरिएबल लिया. ठीक है? तो जो गिवन सिस्टम था, इसके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं. तो हमने ये देखना होता है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे. 1 भी कर सकता है और इन्फिनिट मैनी भी कर सकते हैं. तो इस केस में जब हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं, तो इसमें आपके पास इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हैं. सॉल्यूशन तो है गिवन लीनियर सिस्टम. ये वाला जो लीनियर सिस्टम है, ये कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम है. अगर ये कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम होगा, तो हम इस वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं इन वेक्टर्स. ठीक है? इसका मतलब ये है कि ये जो सेट है, द सेट S, this one is
generating the vector space R3. This is how we do if we have more than 3 vectors in R3. ठीक है, तो हमने सिर्फ ये देखना होता है कि आपका जो लीनियर सिस्टम है जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन से हमने लिखा है वो कंसिस्टेंट है। तो इस केस में कंसिस्टेंट है, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो आपके पास जो एस सेट है वो जनरेट करेगा R क्यूब को। I hope you get it. If you have any question, you can ask me. The next definition is linear independence. Linear independence मतलब दो वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, दो या तीन वेक्टर्स कब होंगे, चार वेक्टर्स कब होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे। फॉर एग्जांपल, if we look at the definition of linear independence, if we have a set S of vectors, k वेक्टर्स हैं इसमें जो कि किसी भी वेक्टर स्पेस से हमने चूज किए। The set S is said to be linearly independent if the following condition holds. अगर हम इस सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन जो सेट में वेक्टर्स हैं, these वेक्टर्स, अगर इन वेक्टर्स का हम लीनियर कॉम्बिनेशन लें, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखें इसको और इसको हम जीरो के इक्वल पुट करें, ठीक है, अगर हम इसको जीरो के इक्वल पुट करें तो ये बेसिकली हमें क्या देगा, ये एक होमोजीनियस लीनियर सिस्टम देगा हमें। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया बेसिकली, पहले तो राइट हैंड साइड पे हम कोई जनरल एलिमेंट लेते थे ना स्पैन के लिए एक्स वाई जी, यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड पे जीरो वेक्टर लिया और हमने जो गिवन वेक्टर्स हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा। ठीक है, अब ये हमारे पास अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली अ होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। होमोजीनियस लीनियर सिस्टम, अगर इस होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन क्योंकि यहाँ पे अननोन कांस्टेंट्स क्या है, C1, C2, C3 एंड सो ऑन Ck। अगर इस होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है, देन वी से दैट the vectors in S, V1, V2, so on, Vk, they are linearly independent. These vectors are called linearly independent. और सेट S जो है उसको हम कहेंगे कि ये linearly independent सेट है। ठीक है, अगर ये जो homogeneous linear system हमने लिखा है ये वाला, अगर इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं आता, ठीक है, अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं आता तो हम कहेंगे कि एस सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको हम लीनियरली डिपेंडेंट सेट कहेंगे और इसके जो अंदर वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अच्छा, इस डेफिनेशन को हम अगर ग्राफिकली देखें या ग्राफिकली डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल वी हैव टू वेक्टर्स इन R2, फॉर एग्जांपल इन R2 या R3 जो भी है। ठीक है, R2 में अगर से हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, सॉरी एनोटेशन, हाँ, R2 में हमारे पास दो वेक्टर्स ऐसे हैं ग्राफिकली, एक V वेक्टर है दिस वन, ठीक है, और दूसरा U वेक्टर है। ठीक है, ग्राफिकली अगर ये वेक्टर्स, अगर इन वेक्टर्स की डायरेक्शन डिफरेंट है, मींस दे आर नॉट कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट लीनियर, दे आर नॉट ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, तो फिर हम कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर दो वेक्टर्स R2 में एक वेक्टर हमारे पास V है, ठीक है, यहाँ पे ये V वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास से अनदर वेक्टर है जो कि इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन, इसी का मल्टीपल है, k टाइम्स v है। ठीक है, तो ये वेक्टर्स जो हैं ये फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक है, ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे क्योंकि एक वेक्टर जो है वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के से हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बाय मल्टीप्लाइंग with a constant we can obtain the other vector। ठीक है, so this is for example the u vector। अब u वेक्टर जो है वो बेसिकली कांस्टेंट मल्टीपल है v वेक्टर का, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन इस एग्जांपल में अगर इस ग्राफ में अगर आप देखें तो वी कैन नॉट ऑब्टेन u फ्रॉम v,
or v from u. They are not constant multiple of each other. They are not parallel. ठीक है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ये वाले लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे. दिस इज व्हाट ग्राफिकली वी मीन. तो इसको चेक करने के लिए कि u और v एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, हम क्या करते हैं, हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं इस टाइप का c1u प्लस c2v. ठीक है, इक्वल टू उसको 0 पुट करते हैं. अब अगर u v का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो हम यहां से लिख सकते हैं u इज इक्वल टू माइनस c2 डिवाइडेड बाय c1 टाइम्स v. ठीक है, तो इसमें अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, अगर ये डिपेंडेंट हैं तो हम u को इन टर्म्स ऑफ v एज अ कांस्टेंट मल्टीपल लिख सकते हैं. ये दिस इज द केस हियर. लेकिन इस केस में क्या होगा, हम u को इन टर्म्स ऑफ v नहीं लिख सकते. ठीक है, अच्छा, इस केस में क्या होगा, आपके पास जो कोफिशिएंट्स होंगे, ये कोफिशिएंट्स जो होंगे ये 0 होंगे अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे वेक्टर्स. लेकिन अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं, एक वेक्टर दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल है, तो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यूज जो है वो 0 नहीं होगी, किसी एक की भी 0 नहीं हो सकती. ठीक है, तो तब भी हम कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है. तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट की वैल्यूज 0 नहीं है तो u कैन बी रिटन एज अ लीनियर एज अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ v. तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये वाला केस होगा. आई होप यू गेट इट. इफ यू नीड एनी फर्दर डिस्कशन ऑन दिस, you are most welcome to ask any question. Let's discuss this with the help of examples. We have this example. Again, most natural example of linearly independent set is in our cube is this set. अगर आप ये वेक्टर्स देखें, यूनिट वेक्टर्स, तो ये आपके पास आर क्यूब में क्या होते हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे. ठीक है, तीनों एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है. ठीक है, तीनों एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है, क्योंकि एक वेक्टर यहाँ पे 1 0 0 है और दूसरा वेक्टर यहाँ पे है विच इज 0 1 0. ठीक है, तीनों की डायरेक्शन भी डिफरेंट है, 0 0 1, तीनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, और कोई भी एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे. ठीक है, अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें, प्रूफ करना चाहें, तो इन तीनों वेक्टर्स का हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा. ठीक है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इनका, हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया. 0 के इक्वल पुट करने के बाद अगर हम इस होमोजीनियस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करें, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, इट इज a 0 0 0 b 0 0 0 c. ठीक है, यहाँ पे 0 है. और अगुमेंटेड मैट्रिक्स में राइट हैंड साइड पे ये क्या आ गया, 0 0 0. ठीक है, यहाँ पे ये c है. अब आप अगर देखें इस अगुमेंटेड मैट्रिक्स को अगर हम सॉल्व करें, तो a की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगी, ये a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 0. तो ये हमारे पास इन तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यूज क्या आ गई हैं, 0 आ गई हैं. ठीक है, मींस कोई भी वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर का कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है. अगर कोई भी वेक्टर यहाँ पे दूसरे वेक्टर का कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है तो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. ठीक है, linearly independent vector graphically they are different vectors, they have different directions. No vector can be obtained from some other vector, or no vector is a linear combination of some other vector. Okay, this is what we ensure here in the case of linear independence. इसी तरह Sir, sir, how do you know that the sum of all these three vectors will equal to a zero vector? Like, is that always given or? No, it's in the definition. हम कैसे चेक करेंगे इसको, देखें कोई से दो वेक्टर्स हैं, हमने ये चेक करना है कि एक दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं, मींस एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल है या नहीं. तो वो कैसे चेक करेंगे, मतलब यहाँ पे इस एग्जांपल में दिस इज द मोस्ट सिंपल वन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. दो वेक्टर्स हैं, हमने ये प्रूव करना है
कि ये एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है, हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, C1 1 0, ठीक है, प्लस C2 0 1, ठीक है, इसको हमने 0 0 के इक्वल पुट किया। अब अगर पहला वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो आपके पास क्या आना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। फॉर एग्जांपल 1 0 को हम लिख सकते हैं -C2, यहाँ पे ये सही लिख ही नहीं रहा, लेट मी हैव सम वाइट स्लाइड, कोई भी नहीं रखी हुई मैंने यहाँ पे मैंने एक वाइट स्लाइड रखी थी, लेट मी एक्सप्लेन ऑन दिस। यहाँ ये वाला, यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, V1 एक वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा V2 वेक्टर है, ठीक है, हमने ये चेक करना है कि एक वेक्टर दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल है। तो कांस्टेंट मल्टीपल में कैसे चेक करेंगे हम, कोई मेथड तो होना चाहिए। हम कहते हैं कि V1 जो है वो बेसिकली क्या है, V2 जो है वो सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ V1 है, ठीक है। अगर हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, -C1 V1 प्लस V2 इक्वल टू व्हाट, 0, यही आएगा ना। Who was this? Who was asking this question? Shamir? Me. Shamir. Yes. Is this true now? If we write Yes. V as a constant multiple, V2 as a constant multiple of V1, अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें, V1 को हम दूसरी साइड पे लेके हैं तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। Yeah. अब यहाँ पे Yes. -C1 को हम कह देते हैं A, सॉरी एडिटेशन में ये लिख ही नहीं रहा यार, -C1 को हम कह देते हैं कि ये आपके पास है A और ये आपके पास V1 है, प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, 1 है ना, इसको हम कोई कांस्टेंट कह देते हैं कि ये B है। टू जनरलाइज दिस कॉन्सेप्ट हम कह देते हैं कि BV2 इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे ये बताएं कि ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है, ये हमने कहां से ऑब्टेन किया। अगर हम कह रहे हैं इफ V2 इज अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ V1, अगर V2 कांस्टेंट मल्टीपल है V1 का तो हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा जी शामिर। Yes, sir. ठीक है, Yes. अब हम यहां से देखते हैं कि अगर V2 V1 का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो आपके पास ये जो कांस्टेंट्स हैं A और B, इनकी वैल्यूज 0 नहीं होगी। क्यों 0 नहीं होंगी, वी नीड टू रीच ओवर हियर। अगर इन कांस्टेंट्स की वैल्यू A और B की वैल्यू 0 नहीं है तो आपके पास V2 जो है वो V1 का लीनियर कॉम्बिनेशन, सॉरी V1 का कांस्टेंट मल्टीपल है, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू 0 आ जाती है, इफ A की भी वैल्यू 0 है और B की भी वैल्यू 0 है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि V2 को हम, इट मींस कि यहां पे C की वैल्यू 0 है, ठीक है, C की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि V2 को हम एज ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ V1 नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर हम कांस्टेंट मल्टीपल नहीं लिख सकते तो वो दोनों इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हम क्यों लिखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हमने जनरलाइज किया है, इधर हमने इसको लिखा है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम मजीद जनरलाइज करेंगे और हमने जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया था, जो हमने लीनियर इंडिपेंडेंस को चेक करने के लिए लिखा है, वो क्या एक्सप्रेशन है, लेट मी गो बैक। ये इसकी डेफिनेशन में देखें, अब वही जो हमने टू वेक्टर्स के लिए किया है, अब हम इसको जनरलाइज करने जा रहे हैं n के वेक्टर्स के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि अगर हमारे पास k वेक्टर्स हैं और ये हमने एक एक्सप्रेशन लिखा which is what, linear combination, and we put it equal to 0। अब अगर इस
होमोजीनियस लीनियर सिस्टम में, इस एक्सप्रेशन में अगर सारे के सारे कांस्टेंट्स जो हैं वो जीरो आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा कि हम किसी भी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन में या किसी दूसरे वेक्टर के कांस्टेंट मल्टीपल की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब क्या होगा, सारे के सारे वेक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास n वेक्टर्स हैं तो ये v1 ये होगा, v2 ये होगा, v3 ये होगा एंड सो ऑन vk ये होगा। ठीक है, तो ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है और ये vk है। मींस कोई भी वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा। मींस कोई भी वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर का कांस्टेंट मल्टीपल नहीं होगा, सारे के सारे इंडिपेंडेंट होंगे। I hope you get it, Shamir. If you have any further confusion, you can ask me. You just tell me. Okay. Yes, sir. Anyone else have any question? You are most welcome. So now, अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने प्रूव किया था कि हाँ, अब हमने यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि इस एग्जांपल में हमें तीन वेक्टर्स गिवन है। ठीक है, S111, 1-1 3 एंड 1 0 0। ठीक है, हमने चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। मींस हमने चेक करना है कि कोई एक वेक्टर दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल तो नहीं है। तो हमने क्या किया, वही एक्सप्रेशन लिखा, कांस्टेंट टाइम्स फर्स्ट वेक्टर प्लस कांस्टेंट टाइम्स सेकंड वेक्टर प्लस सम अदर कांस्टेंट टाइम थर्ड वेक्टर, और इसको हमने जीरो के इक्वल पुट किया। ठीक है, अब इससे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये एक होमोजीनियस लीनियर सिस्टम आ जाता है। सो दिस होमोजीनियस लीनियर सिस्टम को, इसको अगर हम इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें तो इसका जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, अगर ये इन्वर्टिबल है दूसरी तरफ जा रहा है तो दूसरी तरफ 0 0 0 है। अगर ये इन्वर्टिबल है तो दूसरी तरफ इन्वर्स ले जाएंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये चेक करना है कि ये जो सिस्टम है इसका सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, इन्फिनिट मैनी एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब हमने ये चेक करना है कि इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो इस सिस्टम का होमोजेनियस, इस सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सिर्फ ये चेक करना है कि ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है ये इन्वर्टिबल है या नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास चार वेक्टर्स हों तो फिर हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो उस केस में सिंपली हम कह देंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। अब यहाँ पे इसको चेक करने के लिए कि इन्वर्टिबल है या नहीं, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो ये इन्वर्टिबल होगा। So we need only to check here that its determinant is non-zero. तो नेक्स्ट में देखें, दो मेथड मैंने एक्सप्लेन किए हुए इसमें भी शॉर्ट मेथड क्या है कि इसका डिटरमिनेंट चेक करें, इसका डिटरमिनेंट 4 आता है जो कि 0 नहीं है, तो सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और जो एस सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। मींस एस के अंदर जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। दूसरा मेथड क्या है, आपके पास जो होमोजेनियस लीनियर सिस्टम है आप उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखें कॉरेस्पॉन्डिंग। ये हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा और इसका आप एचेलन फॉर्म में रिड्यूस करके आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और सॉल्यूशन में आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, A0, B0 एंड C0, ये तीनों 0 होने चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों 0 आ जाते हैं इट मींस आपके पास होमोजेनियस सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन है एंड द गिवन सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं आते तो हम क्या कहेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट वाला मेथड जो है सिर्फ और सिर्फ हम उस वक्त लगा सकते हैं जब हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो स्केयर मैट्रिक्स हो। लेकिन अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स स्केयर नहीं है तो फिर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे और सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। आई होप यू गेट इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। यहाँ पे देखें एक थ्योरम है, a finite set that contains 0 is linearly dependent। कोई भी सेट है अगर उसमें 0 वेक्टर है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, वो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए हम कहते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक 0 वेक्टर है, सॉरी
annotation. Let me turn on the annotation. एक जीरो वेक्टर है और एक v वेक्टर है फॉर एग्जांपल, और एक u वेक्टर है, तीन वेक्टर्स ले लेना, ठीक है। अब अगर हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो ये क्या आएगा, c1 0 प्लस c2 v प्लस c3 u, ठीक है। इसको हमने क्या किया, फिर इक्वल टू जीरो वेक्टर पुट किया। अब इसमें देखें, इवन C2 और C3 की वैल्यू जीरो आ जाती है, इवन C2 की भी वैल्यू जीरो है और C3 की भी वैल्यू जीरो है, लेकिन C1 की वैल्यू जो मर्जी हो, C1 की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, इवन देन दिस एक्सप्रेशन, दिस होल एक्सप्रेशन इज सेटिस्फाइड। तो इसमें वी आर नॉट श्योर कि C1 की वैल्यू जीरो है या नहीं, हम फाइंड ही नहीं कर सकते, ठीक है। C1 की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ जो वेक्टर है वो जीरो वेक्टर है। तो C1 की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 1 2 0 एनीथिंग, वी आर नॉट श्योर कि C1 की क्या वैल्यू होगी। तो अगर हम डेफिनेशन में देखें लीनियर इंडिपेंडेंस की, तो सारे के सारे वेक्टर्स जो हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट जो हैं उनकी वैल्यूज डेफिनेटली जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी एक की भी वैल्यू पॉसिबल है कि वो जीरो नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं है, वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। So I hope you understand this definition, or sorry, this part of the theorem, this one. The next is a set with exactly one vector is linearly independent if and only if that vector is not zero. अगर आप अगेन इसकी डेफिनेशन चेक करें तो कोई एक वेक्टर है जो कि जीरो नहीं है, फॉर एग्जांपल u वेक्टर है जो कि जीरो वेक्टर नहीं है, तो अगर हम इसको कांस्टेंट टाइम्स u लिखें इक्वल टू जीरो पुट करें तो दिस मस्ट इंप्लाई कि c जो है वो जीरो होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंस में हम यही करते हैं, जो भी आपका वेक्टर है उसको कांस्टेंट मल्टीपल इक्वल टू जीरो पुट करते हैं या लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, और फिर कांस्टेंट की वैल्यू जीरो अगर आ जाती है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज ट्रू, सो द सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। थर्ड सी पार्ट में देखें, अ सेट विद एग्जैक्टली टू वेक्टर्स is linearly independent if and only if neither of the vector is a scalar multiple of the other. ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है, अगर दो वेक्टर्स हों, अगर एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल हो तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होते, इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। यहाँ पे दो वेक्टर्स हमें गिवन है इस एग्जांपल में, s जो है वो -2 4 और 1 -2 है, हमने इसको चेक करना है कि लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो वही इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, आपके पास सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। उसमें हम देखेंगे कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल है या नहीं, ठीक है। अगर ये इन्वर्टिबल है तो फिर इसका डिटर्मिनेंट जीरो है, तो डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो ये क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे ए बी के, और गिवन जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं इसको, आपके पास जो वेक्टर्स हैं इनको आप डायरेक्टली डिटर्मिनेंट में लिख दें कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में, -2 4 और 1 -2। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो ये क्या आता है, 2 और -2 और -2 4 और -4, ये जीरो आ जाएगा। अगर ये जीरो आ जाता है तो ये आप देख सकते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। नहीं है क्यों नहीं है, क्योंकि सेकंड वाला वेक्टर जो है वो सॉरी फर्स्ट वाला वेक्टर जो है वो सेकंड का कांस्टेंट मल्टीपल है, ठीक है। अगर सेकंड वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई करें तो यू कैन गेट द फर्स्ट वेक्टर, सो द फर्स्ट वेक्टर इज अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अदर, सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये दोनों तरीकों से हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये वही एक्सप्लेन किया हुआ है सारा। नेक्स्ट दिस वन, अगर S हमारे पास कोई सेट है R वेक्टर्स का Rn में, अगर Rn से बड़ा है देन S इज लीनियरली डिपेंडेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देखें ऊपर हमने एक एग्जांपल की थी, कौन सी वाली, नहीं ये वाली नहीं,
किधर गई, जिसमें 4 वेक्टर्स थे आर क्यूब में। 4 वेक्टर वाली एग्जांपल कहाँ पे गई, इन्फिनिट मैनी जिसमें आए थे, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कहीं पे, नहीं चलो लेट्स गो बैक, हाँ यहाँ पे। अब अगर ये वाली एग्जांपल है, इसमें 4 वेक्टर्स हैं आर क्यूब में, ठीक है। नंबर ऑफ वेक्टर्स इज आर इज ग्रेटर देन आर पावर एन, आर इज ग्रेटर देन एन, क्योंकि इसमें आर क्या है, आर आपके पास 4 है, ठीक है, और एन क्या है, वो 3 है, ठीक है। द स्पेस ऑफ द डायमेंशन एन इज 3। अब आर ग्रेटर देन एन है। अब ये वेक्टर्स जो हैं, अगर हम इसको 0 के इक्वल पुट करें, यहाँ पे 0 0 0 ले लें, यहाँ पे ये वाला वेक्टर जो है इसकी जगह हम 0 0 0 ले लें। अब अगर इस होमोजीनियस लीनियर सिस्टम को अगर हम सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि आपके पास एक वेरिएबल जो है वो फ्री वेरिएबल है, एक फ्री वेरिएबल है, इसके इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपके पास ये 4 वेक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये स्पेन की एग्जांपल थी, ये वहां पे लीनियर इंडिपेंडेंस में भी यू कैन डू इट, यू कैन कंसीडर इट। अगर इसको हम 0 के इक्वल पुट करें तो आपके पास इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। सो व्हिच वैलिडेट्स दिस स्टेटमेंट, दिस थ्योरम इन फैक्ट, कि अगर आपके पास आर एन में से कुछ वेक्टर्स ले लें, अगर उनके वेक्टर्स का नंबर आर एन से बड़ा हो तो ये सेट जो है लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा ऑटोमेटिकली। अनदर एग्जांपल में भी अगर हम एक एस सेट लेते हैं जो कि एक 1 0 मे बी 0 2, ठीक है, और यहाँ पे आप 3 5 ये वेक्टर्स ले लें, ठीक है। अब ये वेक्टर्स जो हैं ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये R2 को, R2 का सबसेट है, ये बेसिकली सबसेट लिखेंगे, बिलोंग नहीं लिखेंगे सेट के लिए। ये जो सेट है ये सबसेट है आर स्क्वायर का, इसमें कितने वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो आर क्या है यहाँ पे 3 और एन क्या है 2। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। हम ये कहेंगे कि क्योंकि वेक्टर्स 3 हैं, डायमेंशन 2 है आर की, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोई एक वेक्टर जो है से दिस वन, मेरे ख्याल में ये वाला वेक्टर जो है वो इन 2 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ दीज 2 वेक्टर्स। तो तीनों कांस्टेंट्स जो हैं वो 0 नहीं होंगे। आप इस एग्जांपल के कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस लीनियर सिस्टम लिख सकते हैं। होमोजीनियस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करें, यू वुड डेफिनेटली सी कि आपके पास जो होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। वो कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे कि C1 1 0 प्लस C2 0 2 और फिर C3 और 3 5। अब आप इसको इक्वल टू 0 0 पुट करेंगे, ठीक है, 0 0 पुट करें आप इसको। अब ये आपके पास होमोजीनियस लीनियर सिस्टम आ जाएगा। होमोजीनियस लीनियर सिस्टम को, इस वाले को सॉल्व करें आप, आपके पास C1 C2 C3 तीनों की वैल्यू 0 नहीं आएंगी, नहीं आएंगी तो क्या होगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। आई होप यू गेट इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, otherwise we are going to stop here for today. If you have any question you can ask me. In the next lecture we shall do some other example, we shall discuss some other examples from matrices and then from polynomials, and we shall discuss the linear independence of these kind of things, and then basis of a vector and all these things in the next lecture. If you have any question, go ahead, you can ask me. Anyone, any question? No? If you people don't have any question, I'm going to stop here. Let's stop share and